हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और एक और आज नए सेशन के साथ हम आ चुके हैं जहां पे हम हमारे चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि हम सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 करेंगे और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पार्ट 1 तो आपने देख लिया होगा जहां पे मैंने 10 क्वेश्चंस तक का आपको डिटेल सोल्यूशन दिया है। ये जो आपका है ये है सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2, लेकिन पार्ट कौन सा है? पार्ट नंबर 2 है। यानी कि इस वीडियो के अंदर जो बचे खुचे क्वेश्चंस बच गए एक्सरसाइज 5.2 के, हम उन सभी को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। देखो, ये सारा कंटेंट आपको कहां पे मिलता है? ये सारा कंटेंट आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पे। और जो मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म है ये आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी चार्जेस। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कहां पे अवेलेबल है? तो 2 जगह पे अवेलेबल है। एक तो आपका यूट्यूब चैनल जहां पे शायद अभी आप वीडियो देख रहे होंगे, और दूसरा होता है आपका मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे ये सारा कंटेंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में अच्छे से सीक्वेंशियली अरेंज है। तो जाइए वहां पे भी वेबसाइट को विजिट करके ये सारी चीजें आप पाइए। साथ में अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हिंदी मीडियम में ये सारे लेक्चर्स। यानी कि ये जो लेक्चर्स आप इंग्लिश मीडियम में, यानी कि टर्म्स जो इंग्लिश मीडियम में है, इन्हीं लेक्चर्स को हमारे हिंदी लैंग्वेज के टीचर्स आपके लिए हिंदी मीडियम में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और फटाफट उन वीडियोस को देखिए। अब जो है हम इस वीडियो को ऑफिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा कि हमारा टारगेट है एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 पार्ट नंबर 2, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 पे एंड किया था, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लेते हैं और फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम फटाफट पढ़ लेते हैं। Which term of the AP, ये आपको AP दी गई है, will be 132 more than its 54th term। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये है आपके पास AP, इसमें से कौन सा टर्म जो होगा 132 ज्यादा होगा? किस वाले टर्म से? 54th वाले टर्म से। यानी कि आपको पहले 54th वाला टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब 54th वाला टर्म कैलकुलेट करने से पहले आपको इस AP को लिख लेना चाहिए। तो क्या है हमारे पास AP? तो हमारे पास जो AP है ये स्टार्ट होता है 3 से, 3 के बाद आता है आपके पास 15, 15 के बाद आता है आपके पास 27 और ऐसे आपके पास आता है 39। अब इसको आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, आपको बस वैसे यहां तक की जरूरत है। अब इसमें अगर आप फर्स्ट टर्म को देखोगे तो फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है। यानी कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने सिखाया था। कोई से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आप चुन लो और बड़े टर्म में से छोटे टर्म में को आप माइनस कर दो। यानी डी की वैल्यू हो गई आपके पास बड़ा टर्म 15 या फिर आगे वाला टर्म, बड़ा टर्म मत बोलो, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म। तो 15 में से आप 3 को माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। यानी A1 यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल गई और हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें बोला गया है कि हमें वो टर्म निकालना है जो आपके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 54th टर्म निकाल लेते हैं। अब 54th टर्म कैसे निकालेंगे? तो हम an या फिर nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं जो कि होता है आपके पास A1 प्लस n-1d। अब इस फॉर्मूले में n की जगह आप क्या पुट कर दो? आप 54 को पुट कर दो। तो जैसे ही हमने n की जगह 54 को पुट किया तो A54 आ चुका है A1 प्लस यहां पे क्या बनेगा 54 माइनस 1d। अब 54 माइनस 1d कितना होगा? देखिए A54 इधर तो आपको मिल गया, जब आप ये आपके पास A1 मिल गया और जब आप 54 में से 1 को घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? तब आपको मिल जाएगा 53d। यानी कि ये रहा आपके पास A54। क्या हम A54 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम A1 की वैल्यू कितनी रख देंगे? 3 रख देंगे। D की वैल्यू कितनी रख देंगे? 12 रख देंगे। तो यहां पे हम प्लेस कर देते हैं। तो जो हमारा 54th टर्म हो गया, A1 की जगह हमने यहां पे 3 रख दिया, ये आपके पास 53 है, और D की जगह हमने क्या रख दिया? हमने रख दिया 12। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां पे
53 इंटू 12 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फटाफट हम यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए जरा, ये है आपके पास 53, ये है आपके पास 12, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, 2 5 जा आपके पास मिल गया 10। अब यहां से 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, ऐड करो आप तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 प्लस 1 6 हो गया, यानी कि 53 इंटू 12 जब आपने किया तो आपके पास कितना मिला? ये तो 3 है, ये प्लस में क्या है आपके पास है 636। अब 636 में आप 3 को ऐड कर देंगे तो 54th टर्म कितना आएगा? 636 प्लस 3 कितना होता है? 639 होता है, यानी कि 54th टर्म आ चुका है आपके पास 600 एंड कितना? 39। ये आपने यहां पे 54th टर्म को कैलकुलेट कर लिया। अब आपको बोला गया था कि आपका जो रिक्वायर्ड टर्म है, जो आपकी जिसकी संख्या आपको फाइंड करनी है, यानी कि कौन सा टर्म होगा, वो टर्म 132 ज्यादा है। अब हमको तो नहीं मालूम कि वो कौन सा टर्म है, तो हम उस टर्म को अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेते हैं? कि वो हमारा nth टर्म है, और वो nth टर्म की वैल्यू कितनी होगी? अरे भाई वो 54 से, यानी कि 54th टर्म से कितना ज्यादा है? देखो कितना ज्यादा लिखा है, 132 ज्यादा है। अब 132 ज्यादा है, यानी कि A54 में क्या करोगे आप 132 को ऐड कर दोगे। अब 54th टर्म क्या आया है? 639 आया है, यानी कि AN की वैल्यू जो है, देखिए जरा, A54 की जगह हम पुट कर देंगे कितना? 639 पुट कर देंगे, और इसमें हम ऐड कर देंगे कितना? इसमें हम ऐड कर देंगे 132। अब सिंपल एडिशन है, इसको परफॉर्म कर लेते हैं, तो इसको पहले मिटा देते हैं जिससे हम यहां पे एडिशन परफॉर्म कर सके। क्या है हमारे पास एडिशन के लिए? ये है देखिए 639, और क्या है हमारे पास? और है हमारे पास 132। जैसे ही हम ऐड करेंगे 9 + 2 11 का 1 चला गया ऊपर कैरी, 3 + 3 6 + 1 7, बढ़िया, और यहां पे 6 + 1 आपके पास आ गया 7, यानी कि आंसर कितना है? आंसर है आपके पास 771, यानी कि जो आपके पास nth टर्म है वो कितना आ चुका है? वो आ चुका है आपके पास 771। लेकिन हम जानते हैं कि nth टर्म का एक फॉर्मूला भी होता है, जो फॉर्मूला आपके पास यहां पे लिखा है, यानी कि हम इन दोनों को कर देंगे इक्वेट। तो यहां पे हम लिख देंगे कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है A1 + n - 1d। बढ़िया, अब इन दोनों को क्या कर दो? इन दोनों को फटाफट इक्वेट कर दो। इसका मतलब आप लिखोगे A1 + n - 1d बराबर कितना? बराबर आपके पास 771। अब A1 की वैल्यू तो हमें मालूम है, हमें D की भी वैल्यू मालूम है, तो ऐसा करते हैं, इसमें हम चीजों को पुट कर देते हैं। तो A1 है आपके पास 3, तो हमने यहां पे 3 पुट कर दिया, ये n - 1 हमने यहां पे रहने दिया, और D की वैल्यू है 12, तो यहां पे हमने 12 को पुट कर दिया, और आंसर है आपके पास 771। अब इस 3 को अभी रहने देते हैं, इस 12 को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 पहले n से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे बन जाएगा 12n, फिर यहां पे बीच में माइनस आएगा, और 12 फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 12, और RHS तो आपके पास 771 है ही। अब क्या करोगे? तो अब ऐसा करो, इस 12n को आप यहां पे आगे लिख लो, और ये रहा आपके पास +3, और ये रहा आपके पास -12 इज इक्वल टू कितना? 771 बन गया। अब 3 में से 12 को अगर घटाओगे तो -9 मिलेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 12n - 9। क्या लिखेंगे भाई? छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है माइनस में आएगा आंसर, तो -9 हमने लिख दिया। 12n - 9 इज इक्वल टू 771 आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे? तो जरा पेज बदल लेते हैं, इक्वेशन को याद रखिएगा कि 12n - 9 इज इक्वल टू 771, तो लिख देते हैं 12n - 9 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 771। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12n को हम यहीं रहने देंगे, -9 को हम उस तरफ भेज देते हैं, तो 771 + 9 यहां पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 12n। 771 में 9 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपके पास 780। तो n की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास 780 डिवाइडेड बाय 12। अब 780 को 12 से आपको डिवाइड करना है, तो बहुत सिंपल काम है, ध्यान से देख लो। ये 780 को ऐसा करो, 78 × 10 लिख दो, और फिर 12 से डिवाइड करो। और अगर आपको 12 का टेबल याद होगा, याद तो होगा, नहीं याद होगा तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि चलो
या फिर 12 की जगह आप 6 से कैंसिल करो, या फिर उससे भी आसान आप तो 2 से कैंसिल कर दो, बेस्ट। ये देखिए 2 6 होता है 12, और यहां पे अगर आप कैंसिल करोगे तो 2 3 होगा 6, और यहां पे देखिए, चलो मैं डिवाइड कर दूं, 78 को आपको 2 से डिवाइड करना है, फटाफट करेंगे। 2 3 होगा आपके पास 6, 7 में से 6 जाएगा 1, ये 8 नीचे आएगा, और 2 9 हो जाएगा आपके पास 18, यानी कि कितना आंसर आया आपके पास? आंसर आया 39। तो आप लिख सकते हैं स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी 39 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6। अब क्या करेंगे? तो देखिए अब 3 से कैंसिल कर देते हैं हम, 3 2 होता है 6, और 13 इंटू 3 कितना होता है? वो होता है आपके पास 39। अब 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि n की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 13 इंटू 5, और जब 13 इंटू 5 करोगे तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 65, यानी कि कौन सा वाला टर्म आपके क्वेश्चन का 132 ज्यादा है 54th टर्म से? तो n की वैल्यू कितनी आई है? n की वैल्यू आई है आपके पास 65, यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर है आपके पास कितना हो जाएगा? आपके आंसर हो जाएगा कि आपका जो 65th टर्म है, कौन सा टर्म? 65th टर्म जो है वो क्या है? इज 132 मोर, क्या है 65th टर्म? 132 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? इज मोर देन, कौन सा टर्म लिया था हमने? 54th टर्म हमने यहां पे लिया था। तो ए 54 मत लिखो, बेटर होगा आप इसको लिखोगे 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। इस तरीके से आप अपने आंसर को फाइनली यहां पे लिख सकते हो, और आप इतना कर दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो एक तरीके से सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में बस आपको इतना दिया गया था कि आपके पास एपी है, ए1 और डी आपको निकालना है, आपको 54th टर्म निकालना है, और आपने जैसे 54th टर्म निकाला, आपको उस टर्म की डिमांड की गई कि जो 132 आपके 54th टर्म से ज्यादा है। तो भाई 54th टर्म से 132 ज्यादा था, तो A54 में हमने 132 को ऐड कर दिया, तो 639 में हमने 132 को ऐड कर दिया, तो an की वैल्यू आपके पास 771 आ गई। और an का फॉर्मूला हम जानते हैं, उसको हमने सॉल्व किया, तो यहां पे आपके पास n की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आ गई, यानी कि जो 65th टर्म है वो 132 यानी कि 132 ज्यादा है, किससे? 54th टर्म से ज्यादा है। चलिए, तो यहां पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो को रिक्वायर्ड जगह पे पॉज करने के बाद क्वेश्चन लिखने के साथ सॉल्यूशन को भी आप लिख लेना। डन डन। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन पे हम आ जाते हैं। Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000 term? आपको बोला गया है कि दो AP हैं, इन दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है क्या है? कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। देखो ना यहाँ पे लिखा है टू APs have the same common difference, ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई। अब बोला गया है the difference between their 100th term is 100। देखो, पहले AP का 100 टर्म होगा, दूसरे AP का 100 टर्म होगा, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। और यहां पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि दोनों एपी का जो 1000 टर्म होगा, पहले एपी का 1000 टर्म की कुछ वैल्यू होगी, दूसरे एपी के 1000 टर्म की कुछ वैल्यू होगी, उन दोनों के बीच में डिफरेंस आपसे डिमांड की जा रही है। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बस आप यहां पे ध्यान से फोकस करिए, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। तो एक इंफॉर्मेशन तो हमें गिवन है कि हमारे पास दो एपी है और दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। चलिए, मान लीजिए आपके पास जो पहला एपी है उसका फर्स्ट टर्म हो गया A1 और उसका जो कॉमन डिफरेंस हो गया ये D। ये हमने कौन सा एपी मान लिया? पहला एपी मान लिया। अब हमें दूसरा एपी भी मानना पड़ेगा, तो दूसरे एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसको कैपिटल A1 बोल दो। ये कैपिटल A1 मतलब ये जो दूसरा एपी है उसका फर्स्ट टर्म है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, देखो क्या लिखा था, दोनों एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस भी आप स्मॉल d लिख सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब हमारे पास पहला एपी है, क्या हम इस पहले एपी का 100वां टर्म निकाल सकते हैं क्या? A100 बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? तो A100 होगा, मैंने आपको सिखाया था, A1 लिखेंगे फिर प्लस लिखेंगे, 100 से एक कम यानी कि कितना? 99। तो आप लिख देंगे A100 इज इक्वल टू A1 प्लस कितना? 99D। ये आपका क्या आ गया?
100वां टर्म आ गया। किसका 100वां टर्म आ गया? पहले वाले एपी का। क्या हम दूसरे वाली एपी का भी 100वां टर्म निकाल सकते हैं? बिल्कुल। कैसे निकालेंगे? तो हम लिख देंगे कैपिटल ए के नीचे 100 और वही सेम टू सेम फॉर्मूला। इसका फर्स्ट टर्म कितना था? A1, कॉमन डिफरेंस कितना था? D, और उसके बगल में मल्टीप्लाई क्या होगा? देखो 100 है तो 100 में से एक कम करो तो यहां पे आपने 99 मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि पहले एपी का 100 टर्म निकाल लिया और दूसरे एपी का भी आपने 100 टर्म निकाल दिया। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है? अरे भाई क्वेश्चन में लिखा गया था ना, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, यानी कि ये 100वें टर्म का जो अंतर है वो कितना है? वो 100 है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे? A100 में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं A100। ऑब्वियस सी बात है, अगर टर्म के बीच में आप डिफरेंस निकालना चाहते हो तो ऐसे ही डिफरेंस निकालोगे, और तो कोई तरीका है नहीं। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में? देखिए आपको इसकी वैल्यू दे दी गई है 100। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए A100 की वैल्यू आप यहां पे देख सकते हो, दे दी गई है। इनफैक्ट दूसरा कैपिटल A100 की भी वैल्यू आपको यहां पे दी गई है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पे फटाफट रिप्लेस कर देते हैं। तो A100 की जगह आ जाएगा A1 प्लस साथ में क्या आ जाएगा? 99D। क्या आ जाएगा? A1 प्लस 99D। और ये जो कैपिटल A100 है इसकी जगह आ जाएगा कैपिटल A1 प्लस 99D। बढ़िया। अब इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस आप फोकस करिए। इन दोनों ब्रैकेट्स को हम ओपन कर देते हैं। तो जब पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बनेगा A1 प्लस 99D। क्या बनेगा? A1 प्लस 99D। दूसरे ब्रैकेट को ओपन करोगे तो सामने माइनस साइन है, तो माइनस साइन को आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा माइनस A1। क्या बन जाएगा? माइनस A1। फिर ये माइनस 99 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस 99D। और फाइनल आंसर कितना है? तो फाइनल आंसर आपके पास 100 है। अगर आप यहां पे अपनी ऑब्जर्वेशन अच्छी रखते हैं तो ये जो प्लस वाला 99D है ये आपके माइनस वाले 99D से कैंसिल आसानी से हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा A1 माइनस कैपिटल A1, इसकी वैल्यू आपके पास बच गई 100। कितनी बची? A1 माइनस कैपिटल A1 आपके पास बच गई 100। अभी लगेगा आपको कि ये चीज तो हमें निकालनी नहीं थी, आपने क्यों निकाली सर? इसका मतलब मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि इन दोनों एपी के 1000 टर्म में कितने का डिफरेंस है, यानी कि हमें इन दोनों एपी का क्या निकालना पड़ेगा? 1000 वाला टर्म निकालना पड़ेगा। चलिए तो हम इन दोनों एपी का 1000 वाला टर्म निकालते हैं। सबसे पहले वाले एपी का अगर हम 1000 वाला टर्म निकालेंगे तो देखिए वो क्या होगा? ये आपने फर्स्ट टर्म लिख दिया और यहां पे क्या लिखोगे? डी के बगल में, तो मैंने आपको सिखाया था नीचे 1000 है तो 1000 में से एक कम, 1000 में से अगर एक कम करोगे तो 999 बचेगा, यानी कि आप लिख देंगे यहां पे क्या? यहां पे आप लिख देंगे 999D। सिमिलरली आप अगर दूसरे वाले एपी, ये देखिए ये दूसरा वाला एपी है, अगर इसका 1000वां टर्म आप निकालोगे तो यहां पे आपने दूसरे वाले एपी का फर्स्ट टर्म लिख दिया और फिर यहां पे क्या लिखेंगे? 1000 है, 1000 में से एक कम, यानी कि वापस से कितना? वापस से आपके पास 999D आ चुका है। और याद रखिएगा दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, इसीलिए मैंने दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम लिया है। और फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ नहीं बोला गया था कि सेम है कि डिफरेंट है, इसीलिए मैंने एक का फर्स्ट टर्म A1 लिया, दूसरे का फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल A1 लिया। आई होप ये आपको क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन में डिमांड की गई थी कि आपको इन दोनों के 1000 टर्म के बीच में क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो कैसे डिफरेंस निकालेंगे? बड़ा आसान सा काम है, हम A1000 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे कैपिटल A1000, तो हमारे पास इन दोनों टर्म्स में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। अब A1000 की तो हमने कुछ वैल्यू यहां पे निकाल के रखी है, कैपिटल A1000 की भी हमने यहां पे कुछ वैल्यू निकाल के रखी है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पे पुट कर देते हैं। चलिए तो A1000 की जगह हम पुट कर देंगे क्या? हम यहां पे पुट कर देंगे A1 प्लस 999D। बड़ी ही आसानी से हमने पुट कर दिया। इस कैपिटल A1000 की जगह हम पुट कर देंगे कैपिटल A1 प्लस 999D। अब हमें इसे करना पड़ेगा सॉल्व। कैसे करेंगे? अरे भाई ब्रैकेट खोलेंगे और क्या ही करेंगे। चलिए जल्दी से ब्रैकेट खोलते हैं। तो इस वाले ब्रैकेट को खोल दिया तो ये बन गया A1 प्लस 999D। और अगर इस वाले ब्रैकेट को हमने खोल दिया तो
दोनों टर्म्स के सामने माइनस आ जाएगा, यानी कि ये बनेगा -a1, ये बनेगा आपके पास -999d। और अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप देख सकते हैं कि ये +999d इस -999d से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा a1 और फिर क्या बचेगा, कैपिटल A1, और दोनों के बीच में होगा माइनस। तो हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि हमारा जो आंसर आया वो आंसर आया a1 माइनस कैपिटल A1। ये हमने क्या निकाला है, a1 माइनस कैपिटल A1, ये हमने डिफरेंस निकाला है। क्या निकाला है हमने, ये हमने डिफरेंस निकाला है। किसका डिफरेंस निकाला है, तो दोनों एपी के 1000 टर्म का डिफरेंस निकाला है जो हमें निकालने को बोला गया था। यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं कि हमने एपी के 1000 टर्म का, दोनों एपी के किसका, 1000 टर्म का डिफरेंस जो निकाला वो आ चुका है a1 माइनस कैपिटल A1। अब ये a1 माइनस कैपिटल A1, इसकी वैल्यू तो हमें मालूम नहीं सर, हमें मालूम है। कहां पे मालूम है, तो जरा सर यहां पे आ जाइए। स्मॉल a1 माइनस कैपिटल A1 की वैल्यू आपको मालूम है, वो है 100। यानी कि यहां पे आप क्या लिख देंगे, आप यहां पे लिख देंगे 100। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एपी के 1000 टर्म में से जब आपने सेकेंड एपी का 1000 टर्म माइनस किया तो आंसर आपके पास आ चुका है कितना, आंसर आ चुका है आपके पास 100। और क्या आपसे यही चीज मांगी जा रही थी, बिल्कुल आपसे यही चीज मांगी जा रही थी कि दोनों एपी के 1000 टर्म में से का डिफरेंस निकालिए, दोनों एपी के 1000 टर्म का डिफरेंस निकालिए। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स। डिफरेंस को मैं ऐसे लिख रहा हूं, डिफरेंस, और बिटवीन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ बोथ एपी। कितना आया डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ बोथ एपी, तो आप देख सकते हैं आंसर आया हमारे पास 100। तो जो हमारा फाइनल आंसर है ये हो जाएगा। और अगर आप यहां तक अपनी गाड़ी को ले आते हैं यानी कि आपको पूरे नंबर यहां पे मिल जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करिए, सुकून से पहले यहां पे आइए और जितनी भी चीजें आपको बोर्ड पे दिख रही है पहले क्वेश्चन लिखिएगा, उन सबको नोट डाउन कर लीजिए। और नोट डाउन कर लिया तो मैं यहां पे जरा रब कर देता हूं और फिर जो है इस पेज पे आओ और फटाफट वीडियो को पॉज करो और इन सारी चीजों को भी आप यहां पे नोट डाउन कर लो। और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 होता है खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 12 अगर खत्म हो गया है इसका मतलब हम पहुंच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को और फिर जो है इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। यानी कि आपको अगर मैं मेथड याद दिला दूं तो ये डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, जहां पे आपको 3 डिजिट तो नहीं पर 2 डिजिट वाले नंबर फाइंड करने थे जो कि 3 से डिविजिबल थे। यहां पे आपको उन सभी 7 डिजिट नंबर्स, उनकी संख्या को फाइंड करना है कि कितने ऐसे 7 डिजिट नहीं 3 डिजिट नंबर, आपको उन संख्या को फाइंड करना है कि कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहला नंबर या सबसे छोटा नंबर जो कि 3 डिजिट का हो और जो कि किससे डिविजिबल हो, 7 से डिविजिबल हो। अब ये हम कैसे पता करेंगे, तो ध्यान से फोकस से सुनिएगा। इसको पता करने का बहुत आसान तरीका है। कैसे, तो सुनिए, आपको सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर लेना है। क्या लेना है आपको, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तरीका आप एक बार सीख लोगे तो फिर आप इस तरीके को किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो। जनरल तरीका है। तो हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, देखिए हमारा 2 मोटिव है। हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा वो 3 डिजिट नंबर जो कि सबसे छोटा हो और जो कि 7 से डिविजिबल हो, ये पहला मोटिव है। और जो दूसरा मोटिव है वो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि वो 3 डिजिट नंबर जो सबसे बड़ा हो और वो भी आपके 7 से डिविजिबल हो। तो ये हमारे 2 मोटिव है। अब इन दोनों मोटिव को हम कैसा पूरा करें, तो भाई सबसे पहले हम निकालते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले निकालेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। कौन, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। और ये 3 डिजिट नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, तो ये 3 डिजिट नंबर डिविजिबल होना चाहिए आपके पास 7 से। अब सर ये निकालेंगे कैसे, ये जरा बताओ। तो इसको निकालने का मेथड बहुत सिंपल है। कैसे,
तो पहले तो इस बात को दिमाग से निकाल दो कि डिविजिबल बाय 7, इस बात को दिमाग से निकाल दो। तो क्या दिमाग में रखे, हम दिमाग में रखेंगे सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर। भाई दुनिया में एक 3 डिजिट नंबर कोई तो होगा जो सबसे छोटा होगा, कौन सा है सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर? तो देखिए 99 के बाद आता है 100 और 100 से छोटा 3 डिजिट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम यहां पे एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर करेंगे, हम 100 को किसको, हम 100 को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? सबको डिविजिबिलिटी बाय 7 वाला फंडा था, तो हम 100 को डिवाइड करेंगे 7 से। चलिए डिवाइड करते हैं। तो 7 1 होगा 7, तो 10 में से 7 घटाओगे तो मिलेगा 3। इस 0 को आप नीचे उतारोगे तो 7 4 होगा 28 और 30 में से 28 घटाओगे तो मिलेगा आपको 2। सर डिवाइड तो हुआ नहीं। डेफिनेटली क्यों डिवाइड होगा भाई, 100 थोड़ी 7 के टेबल में आता है। हमारा मोटिव है कि ऐसा नंबर मिल जाए जो छोटा भी हो, इनफैक्ट जो सबसे छोटा हो और 7 से डिविजिबल हो। अब 100 तो है नहीं, तो अब हम कैसे काम करें? तो सुनिएगा, हम इसके लिए क्या करेंगे। क्या आंसर आया आपके पास? रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर आपके पास 2 आया। तो आपने डिवाइड किससे किया था? आपने डिवाइड किया था 7 से। तो ऐसा करो, इस 7 में से रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट कर लो। क्या करो, इस प्रोसेस को देखो जो कर रहा हूं, एक बार सीख जाओ, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। आप क्या करेंगे, जिससे डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया है? 7 से। तो 7 में से आप रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। चलिए माइनस करिए। तो 7 में से अगर आप रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा आपके पास 5। कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा आपके पास 5। ये जो 5 आपके पास आया, इसको आप ऐड कर दीजिए। किसमें ऐड कर दीजिए? अरे भाई जिसको डिवाइड किया था, या जो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर था। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या था? 100। तो 100 में जो 7 - r यानी कि 7 - 2 आया, यानी कि 5 आया, उसको ऐड कर दो। तो जैसे ही 100 में आपने 5 ऐड किया, आपके पास आंसर आ चुका है 105। और ये जो 105 आप लाए हो ना, यही है सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है। और ये तरीका है उसको फाइंड करने का। अगर मान लो कोई डिविजिबल बाय 8 बोलता ना कि सबसे छोटा हमको 3 डिजिट नंबर निकाल के दो जो डिविजिबल बाय 8 होगा, तो 8 से डिवाइड करते, जो रिमाइंडर आता उसको पहले डिवाइजर से, यानी कि जिससे डिवाइड कर रहे हो, मान लो 8 से डिवाइड करते, उससे माइनस कर देते, और जो आंसर आता जिसको डिवाइड कर रहे हो यानी डिविडेंड में ऐड कर देते, बात खत्म। आपको सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर मिल जाता जो 8 से डिविजिबल है। पर फिलहाल हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिविजिबल है। उसलिए हमने क्या किया, हमने पहले सबसे छोटा नंबर लिया 3 डिजिट वाला जो कि 100 निकला, उसको हमने 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 2 आ गया। फिर हमने डिवाइजर यानी कि 7 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, आंसर 5 आ गया। और इस 5 को हमने डिविडेंड यानी कि 100 में या फिर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में हमने ऐड कर दिया, तो आंसर आपका 105 आ गया। और ये जो आंसर 105 आया है, ये बेसिकली कौन है? तो ये है आपका सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आपके पास 105 आ गई। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है बेसिकली आपका फर्स्ट टर्म कहलाता है। कौन कहलाता है? ये आपका कहलाता है फर्स्ट टर्म। अब आप बोलोगे सर एपी तो बनी नहीं और आप फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है फर्स्ट टर्म की बात हर बार एपी में होती है। बोल देते हैं कि भाई ये जो 105 आया है ये आपका क्या है? ये आपका फर्स्ट टर्म है। अब बात आती है कि हम आखिरी टर्म कैसे फाइंड करेंगे, या लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हम कैसे फाइंड करें जो कि 7 से डिविजिबल है। हमें क्या फाइंड करना है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। उसके लिए हमें क्या प्रोसेस लगाना पड़ेगा? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लार्जेस्ट की बात करेंगे तो उसके लिए पूरा तरीके से सुनना। देखो भाई, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर के लिए मैंने क्या किया? सबसे छोटा मैंने 3 डिजिट नंबर लिया। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर लूंगा। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कितना होता है? तो आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर, अरे 1000 होता है सर, ये 4 डिजिट बन गया। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होता है 999। अब क्या करो, 999 को 7 से आप कर दो डिवाइड। चलो डिवाइड करते हैं। ये रहा आपके पास 7 7 1 होता है 7, तो 9 में से 7 घटाओगे तो मिलेगा 2। ये 9 नीचे आ चुका है। 7 4 होता है 28, तो 29 में से 28 घटाओगे तो मिलेगा 1। इस 9 को नीचे उतार दो आप। और 7 2 होता है आपके पास 14, तो 19 में से 14 घटाओगे तो आपको मिलेगा 5। अब क्या करें? ये 5 आया कौन? ये 5 आया आपके पास रिमाइंडर।
पिछले केस में क्या किया था, हमने 7 में से 5 माइनस किया था, 5 नहीं जो भी रिमाइंडर आया था। इस केस में ये काम मत करना, इस केस में ये काम मत करना। तो इस केस में क्या करोगे, तो देखो बताता, इधर 999 आया है ना, इसमें से 5 को माइनस करो। किसमें से 5 को माइनस करो, तो ये जो 999 आया है इसमें से 5 को माइनस करो। तो जैसे ही 999 में से 5 को माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 994। कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 994। और ये जो 994 आप लाए हो ये है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय कौन, 7। कौन है, वापस से सुन लीजिए, ये है आपका लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। और कैसे लाए हैं, तो तरीका सुन लीजिए, हमने सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर लिया, उसको हमने 7 से डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर आया उसको किस में से सब्ट्रैक्ट किया, 999 यानी कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और आपको जो आंसर है मिल चुका है 994। चाहो तो अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो 994 को 7 से डिवाइड कर लो। जब 994 को आप 7 से डिवाइड करोगे ना तो देखोगे रिमाइंडर 0 आ रहा है, और क्योंकि रिमाइंडर तब 0 आएगा इसका मतलब 994 जो है 7 से डिविजिबल है। चलो, तो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया हमारे पास लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया लार्जेस्ट 3 डिजिट कौन, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि किससे डिविजिबल है, जो कि डिविजिबल है किससे, 7 से। बढ़िया, और वैल्यू कितनी आई है, वैल्यू आई है आपके पास 994। फिलहाल मेरी बात सुनिए, अच्छी बात है, 994 आपके पास लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 आ गया, और आपके पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 आ गया। अब बात आती है कि सीरीज बन रही है क्या, तो सुनिए, सीरीज बन रही है। कैसे बन रही है, तो सीरीज की शुरुआत होती है 105 से, 105 से सीरीज की शुरुआत होती है। अगला टर्म आप कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। किससे डिवाइड किया है आपने, आपने 7 से डिवाइड किया है ना, तो आपको 105 में 7 को ऐड कर देना है। क्या करना है, 7 को ऐड करना है, कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 112। 112 में आपको 7 को ऐड कर देना है तो आपको कितना मिल जाएगा, 119। और इस तरह आप जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे तो पहुंच जाओगे आप कहां पे, आप पहुंच जाओगे 994 पे। यानी कि ये जो सीरीज मिल गई आपको, ये उन सभी नंबर्स की सीरीज है जो कि डिविजिबल है किससे, 7 से, और साथ में कौन से डिजिट नंबर्स हैं, तो 3 डिजिट नंबर्स हैं। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इस पूरी सीरीज को आप कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है, 105 है। अब कोई बोले एपी है, अरे बिल्कुल एपी है, हर बार कितने का एडिशन हो रहा है, 7 का एडिशन हो रहा है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास +7 आ जाएगा। अब हमें निकालना था नंबर, क्या निकालना था हमें, कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट के हैं और जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो बहुत आसान काम हो गया। कैसे, तो देखिए, ये आपके पास पहला टर्म है, वो आपके पास आखिरी टर्म है। तो मान लो ये जो आखिरी टर्म है आपके पास nth टर्म है। कौन सा टर्म है आखिरी टर्म, तो मान लो कि आपके पास जो आखिरी टर्म है वो है nth टर्म। तो nth टर्म निकालने का तो फॉर्मूला होता है, चलो जरा उस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो an जो होता है वो होता है आपके पास a1 प्लस क्या, n-1d। ये फॉर्मूला आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। an क्या होता है, a1 प्लस n-1d। अब क्या करेंगे, अरे भाई तो an को तो an रहने दो, a1 की वैल्यू तो आप जानते हैं ना, कितनी है a1 की वैल्यू, 105 है, पुट कर दीजिए। a1 की जगह आपने 105 पुट कर दीजिए, दिया, n-1 रहेगा, और d की जगह क्या, 7 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। an की वैल्यू आ जाएगी 105, 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इंटू n, और ये बन जाएगा -7। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखो, ये 105 है, ये आपके पास -7 है, और ये 7n है प्लस में। तो 105 में से जब आप 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं, ये आपको मिल जाएगा 98 प्लस 7n। कितना मिल जाएगा, 98 प्लस 7n। और ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला था ये वाला जो टर्म है nth टर्म है, और nth टर्म को आप कैसे लिखते हैं, an लिखते हैं, यानी कि an की वैल्यू कितनी है, 994 है। तो बस बात खत्म, हम an की वैल्यू भी निकाल के ले आए, और कितनी निकाल के ले आए, 994। तो बस क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो हम लिख देंगे कि 98 प्लस 7n जो है ये बराबर हो जाएगा 994 के। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये रहेगा 7n, ये रहेगा आपके पास 994। 98 को ट्रांसपोज कर दो तो
लो 994 माइनस 98 आ चुका है। तो अब क्या करेंगे हम 994 में से 98 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये 994 रहा, ये आपके पास 98 है। जल्दी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 9 बन गया 8, 4 बन गया आपके पास 14, 14 माइनस 8 जाएगा तो बचेगा 6, 8 में से 9 सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता तो 9 बन गया 8, ये 8 बन गया 18, 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपके पास 9 और ये 8 नीचे आ चुका है। तो आंसर बन चुका है 896, यानी कि 7n की जो वैल्यू है ये कितनी है, ये है 896। अब आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, nth टर्म कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे कैलकुलेट, n की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो देखो जरा, 7n की वैल्यू है आपके पास 896, यानी कि n की वैल्यू होगी 896 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय 7। क्या होगी? 896 डिवाइडेड बाय 7। तो अब 896 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ये रहा आपके पास 7 और ये रहा आपके पास 896। ध्यान से देखिएगा, 7 1 होता है 7, तो 8 में से 7 घटाया 1 बचा, ये 9 को आपने नीचे उतारा, 7 2 होता है 14, 19 में से 14 सब्सट्रैक्ट किया 5 बचा, इस 6 को नीचे उतारा, 7 8 होता है आपके पास 56। सॉल्व करोगे यहां पे 0 बनेगा, यानी कि जो n की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है आपके पास 128। ध्यान से सुनिएगा, कितनी आई है, वो आई है 128। मतलब ये जो 994 है ये कौन सा वाला टर्म है, ये आपके पास 128th वाला टर्म है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। तो हमने देखा कि एपी बन रही थी, पहला टर्म 105 था, आखिरी टर्म 994 था, और 994 कौन सा वाला टर्म था, तो 128th टर्म था। यानी कि ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं और 3 डिजिट हैं, तो हम आंसर कर देंगे ऐसे 128 नंबर्स हैं। ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे 128 नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट भी हैं और 3 डिजिट होने के साथ साथ किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल भी हैं। तो और इस तरीके से हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर था, क्या था क्वेश्चन नंबर 13, वो हो चुका है खत्म। तो सुकून से क्या करो, सुकून से यहां पे वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन लिखो, इस सॉल्यूशन को लिखिए और इस सॉल्यूशन में ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन के 2 मेन पार्ट्स थे वो ये थे कि आप ये 105 कैसे निकालेंगे। तो तरीका याद रखना, मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सिखा दिया था, और फिर ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कैसे निकालेंगे उसका तरीका तो आपके सामने वो यहां पे है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा और तभी आप जो है यहां पे आगे आइएगा और इन सारी चीजों को भी लिखिएगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको मैंने वो पिछला वाला जो तरीका सिखाया था, वीडियो को हल्का से रिवाइंड करो और उस तरीके को कहीं पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि वो तरीका जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो तरीका आपने नहीं लिखा, एग्जाम में ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, यही आपको कॉन्सेप्ट बार बार लगाना पड़ता है और एग्जाम में हमसे ये नहीं बनते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहां पे होता है खत्म, और क्वेश्चन नंबर 13 क्योंकि हो चुका है खत्म तो हम आ जाते हैं कहां पे, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये लो, आ गया क्वेश्चन नंबर 14। अभी जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो कि क्वेश्चन नंबर 13 था। तो फटाफट हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 को हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 10 और 250 के बीच में आएंगे और जो कि 4 के मल्टीपल होंगे। तो देखिए, आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं, 10 और 250, यानी कि 10 एंड 250, और वो नंबर्स किसके मल्टीपल होने चाहिए, 4 के मल्टीपल होने चाहिए। यानी कि हमें सबसे पहले वो नंबर ढूंढना पड़ेगा जो इनके बीच में लाई करे और जो सबसे छोटा हो। अब सबसे छोटा नंबर फटाफट देख लेते हैं। डेफिनेटली देखो, 10 है और 250 है। जो सबसे छोटा मैं ढूंढ पा रहा हूं वो है 12, क्योंकि 12 से छोटा है 11, 11 से छोटा है 10, और 10 से नीचे तो हम जा नहीं सकते। 10 और 11 4 से डिविजिबल है नहीं, तो बचा आपके पास कौन, 12 जो है आपके पास 4 से डिविजिबल है। अब हमें ढूंढना पड़ेगा वो नंबर जो सबसे बड़ा हो और किससे डिविजिबल हो, 4 से। अब बड़ा इसमें 250 से कम में। अब ये काम कैसे करें, कैसे पता लगाएं वो नंबर जो 250 से डिविजिबल हो और 250 से छोटा हो और 4 से डिविजिबल हो। वही तरीका जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था कि अगर सबसे बड़ा नंबर आप निकालना चाहते हैं तो पहले 250 को किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। 4 6 होता है 24, 25 माइनस 24 करोगे 1, तो ये 0 आ जाएगा नीचे। 4 2 होता है आपके पास 8, तो 10 माइनस 8 करोगे 2। अब याद रखना, हम सबसे बड़ा
नंबर निकाल रहे हैं, हम सबसे छोटा नंबर नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि छोटा नंबर निकालने का तरीका अलग था जो कि याद होगा आपको 105 निकालने में मैंने किया था, और बड़े नंबर को निकालने का तरीका अलग था जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने 994 के केस में किया था। तो अगर मैं यहां पे वो नंबर निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, मेरा रिमाइंडर आया है 2 और 250 में से मैं इस रिमाइंडर को कर दूंगा सब्सट्रैक्ट। तरीके अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। बड़ा, सबसे बड़ा नंबर निकालने का तरीका अलग है और सबसे छोटा नंबर निकालने का तरीका अलग है। दोनों तरीकों को मैं पिछले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में डिस्कस कर चुका हूं, इसीलिए उनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब 250 में से अगर 2 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कितना, मेरे पास आंसर आ जाएगा 248। कितना, 248, यानी कि 12 से कहानी चालू होगी और खत्म कहां पे होगी, 248 पे खत्म होगी। यानी कि ये तो आपका कुछ ऐसा बन गया। अब बाकी टर्म्स कैसे निकालोगे, तो देखो जरा किससे डिविजिबल है। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 4 है, तो याद रखना मल्टीपल ऑफ 4 कह लो या डिविजिबल बाय 4 कह लो, बात सेम है, कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे 8 जो है ना मल्टीपल ऑफ 4 भी है, 4 2 8, और 8 जो है 4 से डिविजिबल भी है, डिवाइड करके देखो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 12 जो है वो 4 का मल्टीपल भी है और क्या है, डिविजिबल भी है। इसलिए मल्टीपल और डिविजिबल वर्ड को मैं यहां पे एक समान ट्रीट कर रहा हूं, इसलिए इससे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो शुरुआत हो गई 12 से। 12 में किसका ऐड करेंगे, 4 का, तो कितना बनेगा 16। 16 में किसका ऐड करेंगे, 4 का, तो कितना बनेगा 20 का। और इस तरीके से आपकी जो एपी है चलती जा रही है। कितने का एडिशन हो रहा है, 4 का एडिशन जो है हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे एपी का जो पहला टर्म है वो आ चुका है आपके पास 12। और अगर हमें एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप देख सकते हो क्योंकि बार बार 4 का एडिशन हो रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास 4 है। अब हमें दोनों चीजें मिल गई। ऐसा करते हैं, ये जो आखिरी टर्म है, तरीका समझ ही गए होंगे, इसको हम बोल देते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं हम इसको बोल देते हैं हम nth टर्म। यानी कि an की वैल्यू हमारे पास आ गई। an का मतलब क्या, nth टर्म की वैल्यू हमारे पास आ गई और वो है 248। अब an को निकालने का तो सर जी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, an जो होता है वो होता है आपके पास a1 प्लस n-1d, ये तरीका तो आप जानते होंगे। अब an की जगह कितना लिखें, चलो बाद में रखेंगे, अभी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, a1 की जगह अभी वैल्यू रख देते हैं। a1 देखिए 12 है तो हमने यहां पे 12 रख दिया। n-1 को n-1 रखने दीजिए। d की जगह आप क्या रख दीजिए, 4 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो an की वैल्यू आएगी, ये बन गया 12, ये बन गया 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू n 4n, 4 इंटू -1 -4। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो an की जो वैल्यू आएगी, ध्यान से फोकस करिएगा, an की जो वैल्यू आएगी, ये जो 4n है मैं इसको आगे लिख रहा हूं और देखो जरा 12 है और -4 है तो मैं लिख देता हूं। अरे सर ये n आपने इतना छोटा क्यों लिख दिया, लो भाई बड़ा लिख दिया, ये 12 -4 मैं ऐसे लिख देता हूं। यानी an की वैल्यू आ चुकी है, ये है आपके पास 4n, 12 -4 आपके पास होता है 8। an की वैल्यू कितनी आ गई, 4n + 8 आ गई। मेरी बात सुनिएगा, an की वैल्यू तो आपके पास नोन है 248, तो ऐसा करो ना 4n + 8 को क्या कर दो, 248 के बराबर पुट कर दो। यानी कि इसको सॉल्व करोगे आप तो ये रहेगा 4n, ये 8 जो है उस तरफ जाएगा, यानी कि 248 में से 8 जो है माइनस हो जाएगा। अरे प्लस था तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 248 में से अगर 8 माइनस होगा तो आपके पास 240 बचेगा। यानी कि आप 4 से दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, तो n की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 240 डिवाइडेड बाय 4। और जब 240 को 4 से डिवाइड करोगे तो देख लो 4 1 = 4, 4 6 = 24 और ये 0 बचेगा। यानी कि n की वैल्यू आपके पास आ चुकी है कितनी, n की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 60। कितनी, 60। यानी कि ये 248 कौन सा वाला टर्म है, ये आपका 60 वाला टर्म है। तो ध्यान से देखिए, ये आपके पास कहानी पहले टर्म से थी, या आपकी दूसरी टर्म थी, और कहानी खत्म कहां पे हुई है, कहानी खत्म हुई है 60 वाले टर्म पे। तो इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, 60 टर्म्स हैं। और ये सीरीज किसकी है, तो ये सीरीज है आपके पास मल्टीपल ऑफ 4 की, जो कि 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं और 4 के मल्टीपल हैं, तो भाई 60 टर्म आए हैं, तो ऐसे 60 नंबर हैं। तो हम क्या आंसर लिख देंगे, हम आंसर लिख देंगे देयर आर 60 नंबर्स बिटवीन 10 एंड 250 विच आर मल्टीपल ऑफ 4। मैं लिख के दिखा देता हूं, क्या लिखेंगे हम, देयर आर 60 नंबर्स, there are 60 numbers को NO डॉट लिख रहा हूं, there are 60 numbers between को मैं ऐसे लिख रहा हूं, there are 60 numbers between 10
एंड 250 जो कि किससे डिविजिबल है, विच आर डिविजिबल नहीं मल्टीपल। क्या वर्ड यूज किया उन्होंने वर्ड यूज किया मल्टीपल, तो हमें भी मल्टीपल यूज करना पड़ेगा। विच आर मल्टीपल, किसके मल्टीपल होने चाहिए, तो वो मल्टीपल होने चाहिए ऑफ किसके, 4 के। बस इतना आप लिख दोगे, आपका क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाएगा। तो सुकून से आइए पहले इस क्वेश्चन को पूरा लिखिए, जब क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है तो यहां पे आके आप इसको क्लियर कर दीजिए, वापस से यहां पे आइए और इस पूरे आंसर को भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां पे अरे क्लियर नहीं हुआ, लो हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आपका होता है खत्म। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे अगर आप तरीका सीखना चाहते थे तो, क्योंकि ये तरीका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन तो डिफरेंट आ सकता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 सीखने के बाद अब बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अब ये तो हमें वही पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। चलिए, क्वेश्चन पढ़ने से हम स्टार्ट कर देते हैं। For what value of n are the nth term of 2 APs equal? यानी कि यहां पे आपको 2 AP दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि n की ऐसी क्या वैल्यू हो जिसके लिए पहली AP और दूसरी AP इन दोनों के टर्म्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बस अपना फोकस यहां पे रखिए, आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। पहले जो है हम 2 हिस्सों में इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, देखिएगा। तो या फिर जरूरत है नहीं इसकी, यहीं पे फोकस कर लो। पहले एपी को लिखते हैं, पहला एपी कहां है, पहला एपी आपके पास ये है, चलो लिख लेते हैं। तो इसमें ये शुरुआत होता है 63 से, फिर आता है आपके पास 65 और फिर 65 के बाद आता है 67 और इसके बाद ऐसे ये चलता चला जाता है। यानी कि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो आ चुका है कितना, वो आ चुका है आपके पास 63। अगर कोई बोले कि कॉमन डिफरेंस निकालो तो ये बड़ा आसान काम है। देखो जरा, 2 टर्म्स चुन लो, आगे और पीछे वाले, और आगे वाले में से पीछे वाले को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो जब आप 65 में से 63 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो डी की वैल्यू जो है डेफिनेटली आपको 2 मिल जाएगी। अब क्या करिए, आप इस एपी का nth टर्म निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, nth टर्म। तो इस एपी का nth टर्म क्या होगा, अरे वो होगा a1 प्लस क्या, n-1d। फॉर्मूला हम जानते हैं, सारी चीजें यहां पे रख देते हैं। तो an की वैल्यू हो जाएगी, a1 की जगह आप पुट कर दो 63, n-1 आपके पास n-1 है और स्मॉल d की वैल्यू है आपके पास 2। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे an की वैल्यू हो जाएगी 63 और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2n बनेगा, और यहां पे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये 2n को हम आगे लिख देते हैं और इस 63 - 2 को हम पीछे लिख देते हैं। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो an की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, ये रहा 2n, और 63 में से 2 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 61। यानी कि nth टर्म जो आपकी पहली एपी का है वो आ चुका है 2n + 61। अब यही काम हमें करना पड़ेगा दूसरी वाली एपी पे। दूसरी वाली एपी देखिए जरा कहां से शुरू हो रहा है, तो वो शुरू होता है 3 से, फिर आता है 10, फिर आता है 17 और इस तरीके से ये चलता चला जाता है। अब इस एपी के पहले टर्म को हम कैपिटल A1 से दिखा देते हैं और वो है हमारे पास 3। अगर इस एपी का हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि कैपिटल D से मैं दिखा देता हूं क्योंकि स्मॉल d यहां पे यूज हो चुका है, तो वो कैसे निकलेगा, वापस से आप 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स चुन लीजिए और आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दीजिए, यानी कि 10 - 3 को करिए तो आपका कैपिटल D आ जाएगा यहां पे 7। बढ़िया, तो a1 की वैल्यू 3 है, कैपिटल D की वैल्यू आपके पास है 7। तो हमें निकालना है इसका nth टर्म। तो इसका nth टर्म कैसे होगा भाई, an होगा और वो क्या होगा, वो होगा आपके पास a1 प्लस n-1 इंटू कैपिटल D। जरा फटाफट इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो an की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा nth टर्म है दोनों में, याद रखिएगा दोनों में क्या है, nth टर्म है। तो a1 की जगह हमने यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ पे n-1 की जगह तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट d की जगह तो हम 7 को पुट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल an की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 7 को मल्टीप्लाई कर दो तो 7 इंटू n होगा 7n और 7 इंटू -1 होगा -7। अब इसको और आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो an की वैल्यू हो जाएगी, देखो जरा, ये 7n तो अपनी जगह 7n रहेगा और ये 3 प्लस का और पीछे क्या -7। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट, तो an की वैल्यू आ चुकी है 7n।
3 में से 7 को घटा रहे हैं, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, यानी कि -4 आपके पास आएगा। तो बड़े वाले एपी, बड़ा वाला एपी तो नहीं, दूसरे वाले एपी का भी nth टर्म हमारे पास आ चुका है। तो पहले वाले एपी का nth टर्म है 2n + 61, दूसरे वाले एपी का nth टर्म है 7n - 4। अब बात आती है कि हमको करना क्या था, तो भाई हमें फाइंड करनी थी n की वैल्यू जिसके लिए पहले एपी का nth टर्म और दूसरे एपी का nth टर्म आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं an इज इक्वल टू कैपिटल AN। अरे वही तो बात है, पहले वाले का nth टर्म दूसरे वाले के भी nth टर्म के बराबर होगा। अब an छोटे वाले की वैल्यू निकाल ली है, देखो कितनी है, 2n + 61 है, बहुत ही बढ़िया। और दूसरी तरफ जरा फोकस करो, क्या है, 7n - 4 है, ये भी बहुत बढ़िया, कोई परेशानी नहीं। सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। तो -4 को हम इस तरफ ले आएंगे और जो 2n है हम इसको इस तरफ भेज देंगे। तो जब -4 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो 61 + 4 हो जाएगा, -4 जब इस तरफ आएगा तो +4 होगा। इधर आपके पास 7n रहेगा, 2n को उस तरफ भेजेंगे तो -2n हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, 61 + 4 होगा आपके पास 65, और 7n में से 2n जब घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 5n। अब क्या करेंगे, तो भाई दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, तो n की वैल्यू हो जाएगी 65/5। इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 13, यानी कि जो 13th टर्म है दोनों एपी का वो क्या है, वो बराबर है। अगर आपने इतना कर दिया है यानी कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को यहां पे करिए पॉज, क्वेश्चन को भी लिखिए और इस दमदार सॉल्यूशन को भी आप फटाफट एक अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कर लिया नोट डाउन, बढ़िया। अगर इसको नोट डाउन कर लिया है तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ते हैं, सॉल्व कर देते हैं। डिटरमिन द एपी whose third term is 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है और ऐसे वर्ड प्रॉब्लम ही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो फटाफट हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आपको बेसिकली डिटरमाइन करनी है, मतलब पता लगाना है उस एपी को जिसका थर्ड टर्म, कौन सा टर्म, थर्ड टर्म है आपके पास 16 और जो 7th टर्म है एक्सीड करता है 5th टर्म से by 12। अच्छा, 7th टर्म एक्सीड करता है 5th टर्म से, मतलब कि 7th टर्म और 5th टर्म का जब सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपके पास आएगा 12। एक्सीड का मतलब ये समझ लेना कि 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, मतलब जब 7th टर्म में से 5th टर्म को करोगे सब्सट्रैक्ट, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपके पास 12। चलिए अब इसमें हम क्या क्या अज्यूम कर लेते हैं। तो हमें एपी डिटरमिन करना है, तो एपी का हमें क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म लेना पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट टर्म ले लिया a1 जो कि हमें नहीं मालूम है। हमें एपी डिटरमिन करना है तो हमें कॉमन डिफरेंस लेना पड़ेगा स्मॉल d, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम है। लेकिन हमें एपी का थर्ड टर्म मालूम है, कितना, 16। अच्छा, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने सिखाया था, ये होता है a1 + 2d। कैसे मालूम, तो मैंने सिखाया था कि जो a के नीचे रहेगा उससे एक कम आप d के बगल में लिख देंगे, यानी a3 की वैल्यू a1 + 2d हो जाएगी। डन। और यहां पे दिया है कि 7th टर्म एक्सीड करता है 5th टर्म से बाय 12। तो ऐसा करो, पहले 7th टर्म को निकालो। तो अगर कोई 7th टर्म को निकालने को आपको बोलेगा तो फटाफट हम लिख सकते हैं a1 + 6d। कोई परेशानी तो नहीं, नहीं सर कोई परेशानी नहीं। अच्छा, कोई बोलेगा 5th टर्म को निकालो, तो a5 क्या आएगा, a1 + 4d। अरे वही लॉजिक कि जो नीचे रहेगा उससे एक कम d के बगल में मल्टीप्लाई रहेगा। तो आपको थर्ड टर्म की तो वैल्यू दी गई है 16, यानी कि मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, आपको थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी दी गई है, वो दी गई है 16, और ए थर्ड टर्म कितना है, वो है आपके पास a1 + 2d। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि a1 + 2d जो है वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 16। और ये जो तैयार हुआ ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। क्या है आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं दूसरे गिवन इंफॉर्मेशन पे, जो कि है कि 7th टर्म एक्सीड करता है 5th टर्म को 12 से। यानी कि मैं इसका मतलब बता चुका हूं कि जब 7th टर्म में से आप 5th टर्म को सब्सट्रैक्ट करोगे आपके पास आंसर 12 मिलेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, हम 7th टर्म में से 5th टर्म को कर देंगे सब्सट्रैक्ट, हमें आंसर मिल जाएगा 12। अब 7th टर्म कितना है, देखो जरा, यहां पे निकाला है मैंने, ब्रैकेट के साथ लिखना a1 + 6d है, बहुत बढ़िया। और 5th टर्म कितना है वो भी मैंने निकाला है, a1 + 4d, ब्रैकेट के साथ लिखना, तो a1 + 4d कितना आ चुका है, ये आ चुका है आपके पास
पास 12। अब इसको सॉल्व कर दें, बहुत सिंपल है। तो जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे ये बनेगा a1 प्लस 6d, ये माइनस दोनों के साथ चले जाएगा तो माइनस a1 माइनस 4d बराबर 12। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये वाला a1 इस वाले माइनस a1 को कैंसिल कर देगा। ये रहा 6d, ये रहा माइनस 4d, तो इसको लिख देते हैं 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। अब इधर देखिए ये भी d है, ये भी d है, तो कॉमन d हो गया और 6 में से 4 घटाया तो 2 हो गया, तो 2d की वैल्यू आपके पास 12 आ गई, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 12/2। और 12/2 का मतलब कितना, वो आ गया आपके पास 6, यानी d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 6। अब आपको निकालना है फर्स्ट टर्म की वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो इधर फोकस करिए। ये रही आपके पास पहली वाली इक्वेशन। क्या है पहली वाली इक्वेशन, a1 प्लस 2d, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है आपके पास 16। और देखो जरा d की वैल्यू है कितनी, d की वैल्यू है आपके पास 6। तो ऐसा करते हैं, हम पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, d की वैल्यू हम 6 इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a1 प्लस 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 6 बराबर क्या 16। इसको सॉल्व करेंगे तो a1 2 6 होता है 12 बराबर 16। 12 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो a1 की वैल्यू 16 माइनस 12 हो जाएगी, और इसका मतलब a1 की वैल्यू 4 आपके पास आ चुकी है। अब आपको डिटरमिन करनी थी AP। क्या डिटरमिन करनी थी AP, कैसे डिटरमिन करोगे AP, तो फर्स्ट टर्म देखो 4 है। अब सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे, मैंने सिखाया है कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। क्या है कॉमन डिफरेंस, 6 है, तो 4 में जब आप प्लस 6 करोगे आपको मिल जाएगा 10। इस 10 में जब आप प्लस 6 करोगे आपको मिल जाएगा 16, और जब 16 में प्लस 6 करोगे तो आपको मिल जाएगा 22, और इस तरह से आप चलते जाओगे। यानी कि जो आप को अपनी AP निकालनी थी वो मैंने यहां पे निकाल के रख दी। बस क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन नंबर 16 में, और एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग यहां पे आपको नहीं लगाना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 को आप क्या करेंगे, यहां पे वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे और फिर जो है हम पूरे के पूरे सॉल्यूशन को लिख देंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 डन, जी सर डन। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। जाना पहचाना क्वेश्चन है, जानते हो आप, एग्जाम्पल में हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, तो फटाफट देख लेते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। बेसिकली आपको 20वां टर्म निकालना है, पर 20वां टर्म पीछे से निकालना है, आगे से नहीं निकालना है। तो कैसे करेंगे सुनिए। पहले तो हम ओरिजिनल AP लिखते हैं, ओरिजिनल AP या कह लो या गिवन AP। तो क्या है आपके पास गिवन AP, तो गिवन AP जो आपके पास है वो शुरू होता है 3 से, फिर आता है 8, फिर आता है 13, और ऐसे चलते 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 आप पहुंच जाते हैं 253 पे। बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। अब हम क्या करें, तो सुनिए, अगर कोई बोले कि इस AP का आप निकालो कॉमन डिफरेंस, तो निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस AP का कॉमन डिफरेंस आएगा 8 माइनस 3, कोई परेशानी नहीं। अरे आगे वाला टर्म 8 है, पीछे वाला टर्म 3 है, दोनों टर्म कॉन्जिक्यूटिव है, तो 8 माइनस 3 5 तो होगा ही। यानी D की वैल्यू आपके पास आ चुकी है कितनी, 5 आ चुकी है। अब हमें बोला था कि 20वां टर्म पीछे से निकालना है, तो ऐसा करो AP को पलट दो। क्या करो, AP को पलट दो। तो जैसे ही AP को पलटोगे तो एक नया AP बनेगा, तो हम लिख देते हैं न्यू AP। क्या लिख देते हैं हम लिख देते हैं न्यू AP। और न्यू AP कहां से चालू होगा, तो भाई हमने जब AP को पलटा, इसका लास्ट टर्म था 253, पलट दिया मतलब क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो अब जो AP है वो स्टार्ट होगा कितने से, 253 से। इसका अगला टर्म क्या है मुझे नहीं मालूम, पर AP जाएगा कहां पे, देखिए फिर आएगा 13, फिर आएगा 8, फिर आएगा 3, और AP यहां पे हो जाएगा आपके पास खत्म। यानी AP को क्या कर दिया मैंने, पलट दिया। तो ये जो है मेरा नया AP बन गया। इस नए AP में कोई बोले फर्स्ट टर्म, अरे भाई फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है, 253 है। अब कोई बोले कि अच्छा कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कोई परेशान नहीं होने का। अगर AP को पलटा है तो एग्जाम्पल याद करो, मैंने बताया था कि कॉमन डिफरेंस का साइन भी पलट जाता है। क्या पलट जाता है, कॉमन डिफरेंस का साइन भी पलट जाता है। तो पुराने वाले AP या गिवन AP में कॉमन डिफरेंस 5 था, तो जब आपने AP को पलटा तो कॉमन डिफरेंस 5 की जगह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास -5। तो आपका गिवन AP का कॉमन डिफरेंस 5 था, तो नए AP का पलटने के बाद कॉमन डिफरेंस हो चुका है -5।
अब सुनिएगा, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि ये जो ओरिजिनल एपी है ना, इसका 20वां टर्म निकालो। कहां से? लास्ट से। पर तुमने क्या होशियारी करी कि तुमने एपी को पलट दिया, तो अब लास्ट से 20वां टर्म निकालने की जरूरत नहीं। ये जो नया एपी बनाया है इसमें स्टार्टिंग से 20वां टर्म निकाल दीजिए। अरे वाह, तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि अगर हम 20वां टर्म निकालेंगे तो वो क्या आएगा? वो आएगा a1 प्लस 19d। कोई परेशानी नहीं, अरे भाई a के नीचे 20 है तो 20 में से 1 घटाओगे तो 19 तो बचेगा। अब a1 की वैल्यू देख लो 253, फटाफट पुट कर देते हैं। a1 की वैल्यू हमने पुट कर दिया 253 और d की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने? -5। बस बात खत्म। अब ये हमें क्या करना है? 19 इंटू -5 करना है। देखिए प्लस माइनस माइनस दे देगा तो इसको लिख लेते हैं। a20 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ये मिल गया आपको 253, यहां पे माइनस मिलेगा। 19 इंटू 5 आपको करना है। तो जब 19 5 करते थे तो कितना बनता था? 95 बनता था। 19 का टेबल तो आपको याद होगा ही। अब 253 में से 95 को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए, तो ये रहा आपके पास 253, ये रहा आपके पास 95। फटाफट सब्सट्रैक्शन करते हैं तो 5 बन गया 4, 3 बन गया 13, 13 में से 5 गया 8, 2 बन गया 1 और ये 4 बन गया 14, 14 में से 9 5 और 1 में से कुछ भी नहीं गया तो 1 बचा। यानी कि आपके पास आंसर आ चुका है 28 टर्म का a20 का, और कितना आया है? वो आ गया है 158। तो जो चीज आपको कैलकुलेट करनी थी वो चीज आपने यहां पे कैलकुलेट कर दी। 28 टर्म कैलकुलेट करी है, पर कहां से कैलकुलेट की है आपने लास्ट से की। और कैसे करी है? तो जो गिवन एपी था उसको आपने रिवर्स कर दिया, यानी कि उसका फर्स्ट टर्म हो गया 253 जो कि शुरुआत में लास्ट टर्म था, और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी बदल गया। शुरुआत में कॉमन डिफरेंस 5 था तो पलटने के बाद उसका साइन रिवर्स हो जाता है। प्लस का 5 था यानी कि अब माइनस का 5 हो जाएगा। चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 खत्म होता है। वीडियो को सुकून से पॉज करिए और अच्छे से क्वेश्चन को लिखने के साथ साथ इस सॉल्यूशन को भी आप लिख लीजिए। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। जी सर हो गया, तो 17 हो गया तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ लेते हैं और इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP। क्या बोल दिया सर आपने? ये तो वर्ड प्रॉब्लम बोल दिया। जी बिल्कुल, ये वर्ड प्रॉब्लम है और क्वेश्चन ये है कि आपके पास एपी है, उसका 4th टर्म और 8th टर्म इनका जो सम है वो 24 है, और जो उसी एपी का 6th टर्म और 10th टर्म है उसका जो सम है वो 44 है। तो आपको एपी के पहले 3 टर्म्स निकालने हैं। बड़े ही साधारण से सवाल है, मैं फटाफट यहां पे आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। ध्यान से देखिएगा। मान लो एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो a1 है जो कि हमें नहीं मालूम, एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो d है जो कि हमें नहीं मालूम, लेकिन यहां पे 4th टर्म 8th टर्म ये तो हम निकाल सकते हैं। a4 कितना हो जाएगा? अरे a4 का फॉर्मूला है क्या? a1 प्लस 3d, ये तो हम जानते हैं। 4 लिखा है तो 4 में से 1 कम 3d। बढ़िया। हम 8th टर्म का भी फॉर्मूला जानते हैं, a8 आ जाएगा a1 प्लस 7d। इसमें भी कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपको दिया है कि सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, यानी कि 4th और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है। तो मुझे ऐसा इक्वेशन लिखना चाहिए, कैसा कि a4 में जब मैंने a8 सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म किया तो मुझे आंसर मिल चुका है 24। अब a4 की वैल्यू देखो जरा, a1 प्लस 3d क्या है? वो है a1 प्लस 3d, कोई परेशानी नहीं। a8 की वैल्यू देखिए जरा, a1 प्लस 7d कर दिया मैंने, a1 प्लस 7d। आंसर कितना आ चुका है? आंसर आ चुका है 24। फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जरा, ये a1 कितनी बार है? a1 2 बार, तो कितने बार a1 हो जाएंगे? और जब 2 बार है सर तो 2 बार a1 हो जाएंगे। ये देखो जरा, ये 3d है और ये क्या है? ये आपके पास 7d है। अब इसको सॉल्व कर लें, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 2a1। इधर फोकस करिए जरा, 3d है और 7d है। तो अच्छा, ये इक्वल टू 24 है, सॉरी अभी गलती हो जाती है, ये 3d है और 7d है। देखो जरा, d और d कॉमन, तो भैया d को कॉमन ले लो, और 3 प्लस 7 कितना आ गया? 10d आ गया। आंसर कितना आ गया ये बताओ? आंसर आ चुका है आपके पास 24। और ये जो आपने इक्वेशन निकाली है, इस इक्वेशन को आप नाम दे देंगे 1। क्या नाम दे देंगे? आप नाम दे देंगे 1। अब क्या करें सर? तो अभी और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। कहां गिवन है? तो देखिए जरा, 6th और 10th टर्म का सम दिया है 44। तो पहले जरा 6th टर्म को निकालो। तो a6 की वैल्यू क्या
क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास a1 प्लस 5d, आप तो ये जानते हैं। और अगर कोई बोले 10th टर्म निकालो तो a10 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास a1 प्लस 9d, ये भी आप जानते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सम ऑफ 6th टर्म एंड सम ऑफ 10th टर्म कितना दिया है, 44 दिया है। अरे बहुत ही बढ़िया, तो a6 की जगह क्या पुट कर दीजिए, a1 प्लस 5d, यहां पे हो जाएगा a1 प्लस 5d, और a10 की जगह क्या पुट कर दीजिए, a1 प्लस 9d। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बराबर कितना है, 144 थोड़ी है सर, 44 है सर, सॉरी फॉर दिस, ये बराबर है 44 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए a1 दो बार है तो वापस से वही बात, दो बार a1 हो जाएगा। अब इधर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाऊंगा, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। देखो जरा, ये 5d है, दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है। ये कितना है, 9d है, दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है। तो d और d कॉमन है, यानी कि d को आप यहां पे कॉमन लिख दीजिए, डन डन। और 5 और 9 किस में है, प्लस में है, तो 5 प्लस 9 14, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो जाएगा 14d बराबर कितना हो जाएगा, 44। यानी कि ये जो आपने यहां पे निकाला है ये आपका बन गया है इक्वेशन नंबर 2। क्या बन गया है, इक्वेशन नंबर 2। अब सर सॉल्व करें कैसे, तो कोई टेंशन की बात नहीं, अपना फोकस यहां पे मेंटेन करिए, या फिर इसको हम अगले पेज में लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम अगले पेज में लिख लेते हैं, आ जाइए। तो यहां पे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन 1 को, क्या है, 2a1 प्लस 10d इज इक्वल टू 24। क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 2a1 प्लस 10d इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 24। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, डन। दूसरे इक्वेशन को लिखते हैं, क्या है दूसरा इक्वेशन, 2a1 प्लस 14d इज इक्वल टू 44। लिखते हैं 2a1 क्या है फिर 14d इज इक्वल टू क्या है 44, ये भी डन। अब क्या करो, तो आपको लॉजिक याद होगा, एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्सट्रैक्ट कर दो, मन करे तो दूसरे वाले में से पहले वाले को सब्सट्रैक्ट कर दो, कोई परेशानी नहीं। पर सब्सट्रैक्शन का रूल याद रखना, LHS से सब्सट्रैक्ट होगा, RHS से सब्सट्रैक्ट होगा। यानी कि LHS है आपके पास पहले वाले का 2a1 प्लस 10d, और दूसरे वाले का जो LHS है माइनस लिख के 2a1 प्लस 14d। कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो आ जाएगी वैल्यू 24 माइनस 44। अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन अप कर देते हैं। तो इसको ओपन अप करोगे तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि सामने प्लस का साइन है। तो 2a1 प्लस 10d, इसमें जब आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a1 माइनस 14d, और इधर देखिए जरा 24 में से 44 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटे में से बड़े को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आंसर आएगा माइनस में। और 24 में से जब 44 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो बनेगा आपके पास 20। तो आंसर कितना बन गया, माइनस 20 बन चुका है। अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो जरा, ये 2a1 और माइनस 2a1 आपस में हो चुके हैं कैंसिल, और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 10d माइनस 14d इज इक्वल टू माइनस 20। अब क्या करें, देखिए जरा, d और d कॉमन है तो ये d कॉमन आ चुका है, और नंबर देखिए 10 है और 14 है, बीच में माइनस है, तो 10 में से 14 को सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये बनेगा माइनस 4d। आंसर क्या बनेगा, माइनस 20 का। ये माइनस ने इस माइनस को कर दिया कैंसिल, तो d की वैल्यू आ चुकी है 20/4, और 20 को जब 4 से करोगे डिवाइड तो आंसर आ जाएगा 5। यानी कि आपके पास स्मॉल d की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। तो क्या हम a की वैल्यू, a1 की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को कंसीडर कर लीजिए। चलिए हम पहले वाले इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं। जो पहला वाला इक्वेशन है वो है 2a1 साथ में क्या है, प्लस का 10d, कितने के बराबर है, तो भाई 44 के बराबर है। इसमें हम d की वैल्यू रखेंगे 5, चलिए रख देते हैं। तो 2a1 d की वैल्यू हम रख देते हैं यहां पे 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 44। इसको सॉल्व करेंगे तो 2a1 10 इंटू 5 हो जाएगा आपके पास 50 इज इक्वल टू 44। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 2a1, अब देखो 50 उस तरफ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो 44 माइनस 50 होगा, डन। और क्या हो जाएगा, 2a1 की वैल्यू होगी, जब 44 में से 50 सब्सट्रैक्ट होगा तो -6 होगी, यानी कि a1 की वैल्यू हो जाएगी -6/2, और जब -6 को 2 से डिवाइड करोगे तो a1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -3। तो आपने a1 की वैल्यू निकाल ली, कितनी निकाल ली, -3 निकाल ली है। क्वेश्चन में बोला गया था कि आप AP के पहले 3 टर्म्स को लिखिए। तो पहला टर्म क्या है आपका AP का, -3। अगला टर्म कैसे लिखोगे, मैंने सिखाया है कि कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चलो। तो -3 में कॉमन डिफरेंस कितना है, देखिए जरा
5 है तो -3 में जब +5 करेंगे ना आप, आंसर आ जाएगा आपके पास 2। नहीं उम्मीद हो रही है, नहीं विश्वास हो रहा है तो -3 में +5 ऐड करके देख लो। जब इस 2 में आप +5 वापस से ऐड करोगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस को वापस से ऐड करोगे, तो 2 में जब 5 ऐड करोगे तो वापस से 7 मिलेगा। हमको सिर्फ 3 टर्म लिखने थे, पर जितने चाहो आप यहां पे लिख सकते हो, और जो आपको क्वेश्चन में बोला गया था आपने वो यहां पे करके दिखा दिया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, जरा नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी यहां पे खत्म हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, तो सुकून से वीडियो को यहां पे पॉज करिए, पहले क्वेश्चन को लिखिए, डिटेल में जितनी चीजें यहां पे इनपुट की गई हैं उन सबको लिखिए। अब आपने क्योंकि लिख लिया है तो मैं यहां पे मिटा देता हूं, और इसको लिखने के बाद आप यहां पे आ जाइए, वापस से वीडियो को पॉज करिए, सारी चीजें जो आपके सामने लिखी है इन सारी चीजों को आप यहां पे लिखिए। अगर लिख ली है तो मैं इन चीजों को मिटा देता हूं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो है पूरी तरीके से यहां पे खत्म हो चुका है। बढ़िया, तो अब क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हो गया है, तो अब बारी किसकी है, बारी है क्वेश्चन नंबर 19 की। फटाफट हम इसको देख, चलिए क्वेश्चन पढ़ने से हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? बेसिकली क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि सुब्बा राव जो है एक वर्कर है जिसने कौन से साल में काम करना चालू किया, तो 1995 में उसने काम करना चालू किया। जब 1995 में उसने काम करना चालू किया तो पहली बार जो उसको सैलरी मिली वो थी 5,000, और हर साल उसकी सैलरी इंक्रीज हुई। इंक्रीमेंट मतलब सैलरी में कुछ इंक्रीज होता है, तो जो हर साल उसको इंक्रीमेंट मिला वो उसे मिला 200 रुपीस का। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से साल में जाके उसकी सैलरी 7,000 होगी। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो यहां पे इंक्रीमेंट है वो हर साल क्या है, सेम है, यानी कि हर साल कितने रुपीस बढ़ रहे हैं उसकी सैलरी में, 200 रुपीस बढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो सैलरी वाला सीरीज बनेगा वो एक एपी होगा। कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए 1995 की हम बात कर ले, तो 1995 में कितने पैसे मिले या कितने रुपीस मिले उसे रुपीस 5,000 मिले। जब 1996 आया होगा तब उसे कितने रुपीस मिले होंगे, तब जाके उसे रुपीस मिले होंगे 5,200। अब ये 5,200 कहां से आया, तो ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 200 रुपए की इंक्रीमेंट उसके सैलरी में देखी गई। जब अगला साल आया होगा यानी कि 1997, जो तब उसको सैलरी मिली होगी वो मिली होगी रुपीस 5,400। इस तरीके से उसका जो सैलरी का ग्राफ है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये है उसका सैलरी का क्या, ग्राफ तो नहीं, बेसिकली सीरीज। तो यहां पे आप देख सकते हो कि हर बार इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, यहां पे भी +200 हुआ, यहां पे भी कितना हुआ, +200 हुआ। यानी कि ये जो सैलरी की सीरीज है ये कौन है, ये आपकी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यानी कि इसका फर्स्ट टर्म भी होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस भी होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट टर्म का मतलब जो सैलरी उसे 1995 में मिली थी, तो 1995 में उसे कितनी सैलरी मिली थी, तो उसी मिली थी 5,000 रुपीज। यानी कि जो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो हो चुका है कितना, वो हो चुका है आपके पास 5,000 रुपीज। अगर कोई बोले कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस का मतलब कि कितनी इंक्रीमेंट हो रही है हर साल, तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 200 रुपीज का। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा 200 रुपीज। तो आपको दोनों चीजें यहां पे मिल चुकी है। अब फाइनल सैलरी उसकी कितनी बनानी है, तो फाइनल सैलरी उसकी बनानी है रुपीस 7,000। यानी कि कोई ना कोई ऐसा साल होगा जहां पे उसकी सैलरी बढ़ते 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 7,000 हो जाए। अब हमें वो ईयर को निकालना है, तो ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि जिस ईयर में उसकी सैलरी 7,000 होगी उस ईयर को हम बोल देते हैं nth ईयर। देखिए ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकेंड ईयर था, ये थर्ड ईयर में उसकी इतनी सैलरी हुई, ऐसे जाते जाते nth ईयर में उसकी सैलरी जो है 7,000 हो जाएगी। तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे एपी में कि nth टर्म जो होगा क्या होगा, वो 7,000 होगा। कोई बात नहीं, अज्यूम कर लिया। अब हमें एपी के nth टर्म को कैलकुलेट करना आता है, तो हम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आपको याद होगा हम nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला यूज करते थे वो होता था an = a1
प्लस n-1d। यहां पे जो a1 होता था ये फर्स्ट टर्म होता था और ये जो स्मॉल d होता था ये आपका कॉमन डिफरेंस होता था। तो सारी चीजें हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो जैसे ही a1 की जगह आप पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे a1 की जगह, तो a1 ये जो आपका है ये a1 कहलाता है, आप इसको ए भी बोल सकते हैं, दोनों ही चीजें चल जाती है। तो a1 की जगह आप यहां पे 5000 पुट कर दीजिए, ये आपने 5000 पुट कर दिया। n-1 को आप n-1 रहने दीजिए, d की जगह यहां पे आपने 200 पुट कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो an की वैल्यू कितनी आएगी, ये है आपके पास 5000, यहां पे 200 मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 200n - 200। अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 5000 है और ये -200 है, तो 5000 में से आपको 200 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब 5000 में से आप 200 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4800 और ये आपके पास 200n साथ में क्या आएगा, ये आपके पास 200n साथ में इसके प्लस में आएगा। यानी कि जो nth टर्म है वो आपको कितनी मिल चुकी है, वो आपको मिल चुकी है 4800 प्लस 200n। अब आपने तो nth टर्म को क्या अज्यूम कर लिया था कि वो 7000 है, यानी an की जगह आप क्या प्लेस कर देंगे, तो an की जगह आप प्लेस कर देंगे 7000 और बस हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पुट कर देते हैं। इक्वेशन याद रखिएगा, an = 4800 प्लस 200n और an की वैल्यू है आपके पास 7000। तो हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो an की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, जो हमारे पास an की वैल्यू है वो है हमारे पास 4800 प्लस साथ में क्या है 200n और साथ में जो an की वैल्यू है वो है आपके पास कितनी, वो है आपके पास 7000। तो इन दोनों को हम फटाफट इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4800 प्लस 200n इज इक्वल्स टू हाउ मच, 7000। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो 4800 है इसको LHS से आप किस तरफ भेज दो, इसको आप RHS में भेज दो, यानी कि ये हो जाएगा 7000 माइनस 4800। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 200n इज इक्वल्स टू, इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, चलो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये है आपके पास 7000 और ये है आपके पास 4800। जैसे ही सब्सट्रैक्ट करोगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, ये 7 बन चुका है आपके पास 6, ये 0 बन जाएगा आपके पास 10, तो 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 4 गया आपके पास बच गया 2, यानी कि ये बन जाएगा 2200। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए n को यहां पे रहने दीजिए और ये जो आपके पास 200 है आप इसको डिनोमिनेटर में ऐसे भेज दीजिए। क्या कुछ चीजें कैंसिल हो सकती है, तो बिल्कुल ये दोनों जीरो जो है इन दोनों जीरो से कैंसिल हो सकते हैं, यानी कि जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी 22/2। अब जब 22 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, वो आ जाएगी आपके पास 11, यानी कि 11वें साल में जो सुब्बा राव की सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। अब बात आती है कि हमसे सिर्फ इतना नहीं पूछा है कि कौन से साल में सुब्बा राव की सैलरी इतनी हो जाएगी, हमसे यह भी पूछा है कि हमें एग्जैक्ट ईयर बताइए। यानी कि देखिए कहां से चालू हुआ था, 1995 से चालू हुआ था, तो क्वेश्चन में आपसे यह पूछा गया है कि एग्जैक्टली कौन से ईयर में जाके सुब्बा राव की सैलरी इतनी होगी। तो इसको निकालने का एक बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला है। जैसे आपने n की जगह क्या निकाला, 11 निकाला, तो आप इसको ऐसे करिए, मान लीजिए 995 यानी कि 1995 में सुब्बा राव की सैलरी इतने से स्टार्ट हुई थी। अब हमको एग्जैक्ट ईयर निकालना है, तो आप इसमें 11 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। पर सिर्फ 11 को ऐड नहीं करना है, इसमें से आपको 1 को सब्सट्रैक्ट भी करना है। इस स्टेप को आप ध्यान रख लीजिएगा। जब आपको एग्जैक्ट ईयर निकालने को बोला जाए तो आप 11 को ऐड तो करिए, जो भी आपने n की वैल्यू निकाली आप उसको ऐड भी करिए और साथ में उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 1 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा ये रहा 1995 और ये रहा 11 - 1 10। तो जब 1995 में आप 10 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2005, यानी कि जो साल है 2005 उसमें जाके सुब्बा राव की जो सैलरी है कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 7000। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। अब क्या करो, तो वापस से आ जाओ, यहां पे आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, ये सारे स्टेप्स को नोट डाउन करिए, इसको लिखने के बाद आप यहां पे आ जाइए और इन सारी चीजों को भी नोट डाउन करिए। सिंपल क्वेश्चन
क्वेश्चन था, सिंपल nth टर्म पे क्वेश्चन था और उसको हमने यहां पे सॉल्व कर दिया है। डन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि जो हमने सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 बनाया था, इसको दो पार्ट्स में बनाए थे। पहला पार्ट अभी तक आपने देख लिया होगा, और दूसरा पार्ट जो ये है इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ ही आपका जो एक्सरसाइज 5.2 है ये खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 में 20 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है, और हमने 20 के 20 क्वेश्चंस पूरे डिस्कस किए हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं, फटाफट हम सॉल्व कर देते हैं। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. Basically, रामकली ने पहले वीक में, साल के पहले वीक में, यानी कि जनवरी जो चालू हुआ, जनवरी के फर्स्ट वीक में कितने रुपए बचाए? तो उसने ₹5 बचाए। डन। उसके बाद इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, यानी अगले हफ्ते में कितने ज्यादा रुपए बचाए? तो उसने अपनी सेविंग को इंक्रीज किया, यानी कि हर हफ्ते वो ₹5 नहीं बचा रही। पहले हफ्ते उसने ₹5 बचाए और अगले हफ्ते कितना बचाया? ₹5 तो बचाए, साथ में और कितनी इंक्रीज कर ली अपनी सेविंग को? ₹1.75 इंक्रीज कर ली, यानी कि ₹5 से थोड़े से और ज्यादा पैसे उसने बचा लिए। In the nth week, her weekly savings becomes ₹20.75. तो हमको बोला गया है कि मान लीजिए जो nth वीक है, कौन सा वीक? जो nth वीक है, उसमें जो उसकी सेविंग हो जाती है वो हो जाती है 20.75। तो हमें फाइंड करना है n। बेसिकली हमें nth टर्म की वैल्यू दे दी गई है और हमें n पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल है, सिंपल से क्वेश्चंस बनाते हैं एपी के और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपका एपी चालू कहां से होगा? जैसा कि आप देख सकते हो उसने पहले वीक में कितने रुपीस बचाए? ₹5 बचाए, यानी कि आपका जो एपी चालू होगा वो चालू होगा 5 से, और नेक्स्ट वीक में कितने ज्यादा बचाए? तो ₹1.75 ज्यादा बचाए, यानी कि 5 में हम ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? तो 5 में हम 1.75 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 6.75। अब अगले टर्म के लिए क्या करोगे? तो इस इनकम में वापस से आप 1.75 को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो देखो 6 + 1 बन गया 7, इसको ऐसा करो ऐड ही कर लो, ये रहा आपके पास 6.75, और उसके नीचे रहा क्या? उसके नीचे है आपके पास 1.75। फटाफट इसको ऐड कर लेते हैं। तो 5 + 5 होता है 10 का 0, 1 चला गया ऊपर। 7 + 7 14 + 1 15 का 5, ये पॉइंट लगा दिया, 1 चला गया ऊपर। 6 + 1 7 + 1 8, तो ये बन चुका है आपके पास 8.50, यानी कि अगले वीक की सेविंग कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 8.50, और इस तरीके से जो आपकी सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी। बस इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इसका फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है? वो ए है, और ये जो कॉमन डिफरेंस आपने निकाला है वो ये है। तो यहां पे हम हमारी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं। तो हमारे एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगा 5, और जो हमारे एपी का कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारे पास 1.75। ये दोनों चीजें आपको अलग से निकालनी आनी चाहिए। अब हमें क्या फाइंड करना है? तो हमारे पास nth टर्म दिया गया है, वो है ₹20.75। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहां पे लिख देते हैं कि जो हमारा nth टर्म दिया गया है वो हमें दे दिया गया है रुपीस कितना? 20.75, और हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो हम nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला? तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a1 + n-1b। अब यहां पे चीजें हम पुट कर देते हैं। तो a1 की जगह हमने पुट कर दिया है यहां पे 5, n की वैल्यू हमें मालूम नहीं तो हम n को n ही रहने देते हैं, लेकिन d की वैल्यू तो हमें मालूम है, कितनी? वो है आपके पास 1.75। अभी इसको सॉल्व मत करो, यानी कि मेरा सजेशन ये है कि आप अभी 1.75 इसमें मल्टीप्लाई मत करो। बिना मल्टीप्लाई किए भी ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, अब आपके पास an की एक वैल्यू ये है और आपके पास an की दूसरी वैल्यू ये है, तो आपके पास an की दो वैल्यूज हैं, तो इन दोनों वैल्यूज को क्या करोगे? इक्वेट कर दोगे। तो चलो हम इक्वेट कर देते हैं। पहली an की वैल्यू क्या है? पहली an की वैल्यू आपके पास है 20.75, और दूसरी an की वैल्यू क्या है? तो दूसरी an की वैल्यू ये रही 5 + n-1 × 1.75। तो लिख देते हैं 5 + n-1, और मल्टीप्लाई में क्या है? 1.75।
अब इसको फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है, ये 20.75 यहां पे रहने दीजिए, इस 5 को आप इस तरफ ले आइए तो ये माइनस में हो जाएगा, यहां पे ये n-1 है और यहां पे ये 1.75 है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो 20.75 में से आपको 5 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये रहा आपके पास कितना, ये रहा आपके पास 20.75, इसमें से आप 5 को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये तो बन गया आपके पास 75, कोई इशू नहीं है, और 20 में से 5 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 15.75, यानी कि यहां पे जो LHS है वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा आपके पास 15.75, और RHS की बात करोगे तो वो कितना है, n-1, और यहां पे आपके पास 1.75 है। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये जो 1.75 है क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो जब इस तरफ ले आओगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75, और ये आपके पास n-1 की वैल्यू रही। अब फटाफट हम क्या करेंगे, 15.75 को 1.75 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले तो ऊपर भी आप देख सकते हो 2 डेसिमल प्लेसेस है, नीचे भी कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2, तो इन दोनों डेसिमल प्लेसेस को क्या कर दो, आप रिमूव कर दो, कोई इशू नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 1575 डिवाइडेड बाय 175 इज इक्वल्स टू n-1। तो 1575 को आप 175 से डिवाइड कर दो, और 175 से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं, चाहो तो आप सिंपल सा तरीका कर सकते हो, दोनों को 25 से डिवाइड कर सकते हो, या तो स्टार्ट आप 5 से भी कर सकते हो। ऐसा करो, दोनों को पहले 5 से डिवाइड कर दो। तो जब 175 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो देखो 5 3 होता है 15, ये 25 चला गया, और 5 जैसे ही 5 3 15, 25 चला गया, और 5 5 25, तो नीचे आपको 35 मिल जाएगा। ऊपर डिवाइड करोगे आप तो 5 3 मिल जाएगा आपको 15, 5 1 मिल जाएगा 5, और 25 जाएगा तो ये 315 हो जाएगा। सिंपल, मैंने 5 से कैंसिलेशन किया है और कुछ नहीं किया। सिमिलरली अगर यहां पे नीचे कैंसिल करोगे आप तो आप यहां पे कैंसिल कर सकते हो, 5 7 35, यहां पे कैंसिल करोगे 5 6 30, 1 बचेगा उधर, और 5 3 15, यानी कि 63/7 बचेगा। सिंपल डिवीजन है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। और फाइनली इसको कैंसिल करोगे तो 7 1 7, 7 9 63, यानी कि आपके पास बचेगा जो LHS बचा, क्या बचा, सिर्फ न्यूमरेटर में 9 बचा, डिनोमिनेटर तो पूरा कैंसिल होके 1 बचा है, यानी कि ये बन चुका है 9 = n-1। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 9 + 1 = n, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 10 = n, यानी कि जो आपके n की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 10। तो कौन से वीक में जाके उसकी सेविंग ₹20.75 होगी, तो जो वीक होगा 10 नंबर का वीक, यानी साल में इतने सारे जो वीक होते हैं, फर्स्ट वीक से जब स्टार्ट करोगे तो जब 10th वीक में पहुंचोगे तब जाके उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, सैलरी नहीं, सेविंग जो है 20.75 हो जाएगी। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, आपको nth टर्म की वैल्यू निकालनी थी, सॉल्व करना था, और n की जो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो आपने n की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर ली, आपने n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है 10। अगर इतना आपने काम कर लिया है तो आपका जो क्वेश्चन है यहां पे सॉल्व हो चुका है। तो यहां पे हमारा एक्सरसाइज 5.2 का जो सोल्यूशन है वो होता है खत्म। और याद रखिएगा, एक्सरसाइज 5.2 के सोल्यूशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोनों पार्ट्स को देखिएगा, क्योंकि पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन है और दूसरे पार्ट में कितने क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन हैं। दोनों को मिला के ही आपका पूरा एक्सरसाइज यहां पे फिनिश होता है। चलिए अब यहां पे इस वीडियो को थोड़ा सा एंडिंग करते हैं, पर एंडिंग से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन बातों को सुनो तभी वीडियो को क्लोज करना, क्योंकि ये बातें आपको ही हेल्प करती है पढ़ने में। तो यहां पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट से। ये जो मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टडीज के लिए। क्यों? तो इसका कारण समझिए, टेंशन मत लीजिए, यहां पे आपसे कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाता। पहले मैं आपको बता दूं, सब कुछ यहां पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जैसा कि YouTube पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाते हैं। तो हमने ये वेबसाइट को इसलिए लॉन्च किया है, लॉन्च तो पहले से ही है, बहुत पहले से है। हम इस वेबसाइट पे प्रोवाइड क्या करते हैं, हम इस वेबसाइट पे ये सारी की सारी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, बस अच्छे से ऑर्डर वाइज अरेंज करके। जैसे जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे, कैसे जाओगे, तो गूगल क्रोम पे जाना, www.magnetbrains.com
www.magnet.com टाइप करना, तो आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी और उसमें एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के अंदर आप अपनी क्लास 10th को सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप क्लास 10th को सेलेक्ट करोगे, एक और नया विंडो खुलेगा जिसमें जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स पढ़ना है तो ये रहा मैथ्स का ऑप्शन, यहां पे आप जाइए, आप मैथ्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। जैसे ही मैथ्स का ऑप्शन आप क्लिक करोगे तो एक और नया विंडो खुलेगा जिसके अंदर जितनी भी चीजें आपसे कवर करवाई जा रही हैं, जितनी भी चीजें आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड किए गए हैं, वो सब कुछ यहां पे एकदम डिटेल में अवेलेबल है। तो जाइए उन वीडियोस को भी आप देखिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि सब कुछ चैप्टर वाइज अरेंज्ड है। YouTube पे क्या होता है, इतनी सारी वीडियोस आती हैं, उसमें से आपको अपना कंटेंट, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का कंटेंट ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है और इसी चीज का सॉल्यूशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा। साथ में उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे वैसे तो मैंने वीडियो दिखाया है, इसका मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल सा डेमो देता हूं। मान लीजिए इतने सारे चैप्टर्स है ना, इन सारे चैप्टर्स में जाओ, आप अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे कोई सा भी वीडियो जो आपको पसंद आ रहा है, फॉर एग्जांपल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ले लो, उस पे आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये मैं यहां पे आपको पढ़ाते मिल जाऊंगा, तो यहां पे आप मुझसे पढ़ सकते हो। मान लो नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो ये नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करो तो इस तरीके से आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हो। तो जाइए इस वेबसाइट को फटाफट विजिट करिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में एक और बात इंपॉर्टेंट ये है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पे ऐसा नहीं है कि कंटेंट सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करवाया जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इस चैनल पे पूरा का पूरा कंटेंट हिंदी मीडियम में आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो फटाफट जाइए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितनी जनता यहां पे आएगी उतना ज्यादा और अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फटाफट जाइए, इस चैनल के नाम को सर्च करिए, ढूंढिए और यहां पे इस चैनल को आप यहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तो अब जो है हम इस वीडियो को एंड कर सकते हैं। और कैसे एंड करेंगे, तो भाई पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे। और पॉजिटिव नोट ये है कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो विजन है, वो विजन है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। और मैग्नेट ब्रेन्स यही अश्योरेंस देता है आपको कि क्वालिटी एजुकेशन एट जीरो कॉस्ट। और सिर्फ हम कुछ क्लासेस के लिए एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के लिए हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए क्या करना है आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट हो, आपका यूट्यूब चैनल हो, इस पे फटाफट बने रहना है, हमेशा बने रहना है। और साथ में 2-3 काम और करने हैं, तो सुन लो कौन से काम करने हैं। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको इन वीडियोस को कंपलसरीली मतलब लाइक तो करना ही है, क्योंकि आपको डेफिनेटली ये कंटेंट पसंद आया होगा। साथ में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मोस्ट ऑफ द लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब कर लिया है, फिर भी नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एट द एंड इस वीडियो को आप शेयर करिए, जिससे आपके और भी दोस्त तक ये जो फ्री एजुकेशन का हमारा मोटो है वो पहुंच पाए। कमेंट भी कर सकते हो, इनफैक्ट जरूर कमेंट करो, आपने वीडियोस देखा, इससे रिलेटेड जो भी आपके रिएक्शंस है आप यहां पे नीचे शेयर कर सकते हो। हम उसको देखेंगे और जो भी रिस्पांस हमारा होगा रिक्विजिट, हम उसको दिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया वीडियो देखने के लिए। एंड टाटा बाय बाय।